हेलो छात्रों, हाउ आर यू? यू आर फाइन? एब्सोल्युटली ओके। आज हम जो पिछला अध्याय शुरू किया था उसका आगे का पार्ट जब शुरू करें उससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं पिछले पढ़े हुए विषय को। विश्व राष्ट्र गौरव जो पार्ट हमने शुरू किया था इसका, तो आप अपनी किताब लीजिए और उसमें देखिए एक बार मेरे साथ में। प्रथम जो श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस हिमाद्रिस चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यत् समुद्र, जो समुद्र के उत्तरम में, उत्तरम यानी उत्तर दिशा में, जो समुद्र के उत्तर दिशा में है, हिमाद्रिस चैव दक्षिणम और हिमालय पर्वत के दक्षिण हिस्से में है या दक्षिण दिशा में है। भारती यत्र संतति, और जहां पर भारती देवी सरस्वती की संतानें निवास करती हैं, वर्षम तद भारतम नाम, उस देश को, वर्षम यानी देश को, उस देश को भारत के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो समुद्र के उत्तर में है तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में है एवं जहां पर देवी सरस्वती भारती की संतानें निवास करती रहती हैं, वह देश या वह भौगोलिक क्षेत्र भारत देश के नाम से जाना जाता है। श्लोक नंबर 2 है, हिमालयात समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। कहते हैं कि हिमालय से प्रारंभ करके जहां तक हिंद महासागर विस्तृत है वहां तक हिंदू देवताओं के द्वारा बनाया हुआ वह क्षेत्र या वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। प्रचक्षते यानी जाना जाता है या बोला जाता है। श्लोक नंबर 3, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषः श्रुत्वात्। कहते हैं कि किल माने निश्चित रूप से देवता लोग भी जिसके गीतकानि यानी गीतों को गायन्ति गाते रहते हैं, निश्चित रूप से जिसके गुणगान के गीत देवता लोग भी गाते रहते हैं, ऐसी वह भारत की भूमि धन्य है या धन्य की पात्र है, जहां पर देवता लोग भी, लास्ट लाइन जो है कि जहां पर श्रुत्वात् यानी देवता लोग अपने देवत्व को छोड़ करके पुनः पुरुष के रूप में जन्म धारण करते रहते हैं, इस धरती पर आते रहते हैं, ऐसी वह स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करने वाली या स्वर्ग तथा मोक्ष का कारण बनने वाली वह भारतीय भूमि धन्य है। अर्थात वह भारतीय भूमि बहुत ही अद्भुत एवं धन्य है। श्लोक नंबर 4 है कि संप्राप्त भारतीय जन्म सत्कर्म सुप्रांग मुख है पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित। संप्राप्त भारतीय जन्म यानी भारत में जन्म लेकर के भी सत्कर्म सुप्रांग मुख, जो व्यक्ति सत्कर्म से मुंह मोड़ लेता है वह तो मानो पीयूष कलशम हित्वा यानी अमृत के कलश को छोड़ करके विष भांडम उपाश्रित है, विष के भांडे पर अर्थात जहर के बर्तन के ऊपर मानो आश्रित हो जाता है, निर्भर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति भारत में जन्म लेने के पश्चात भी सत्कर्म नहीं करता है। श्लोक नंबर 5 जो है वो कहता है कि एतत् देश प्रसूत सकाशात अग्र जन्म है स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्या सर्वमानवा। कहता है कि एतत् देश प्रसूत, इस देश में पैदा हुए लोगों के पास, सकाशात मानी पास से, इस देश में पैदा हुए लोगों के पास से अग्र जन्म है, जो कि कैसे है, मानो अपने से अग्र जन्मा हो, हमसे बड़े हो, उनकी तरह से पृथ्व्या सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी शेष, पृथ्वी के सभी मनुष्यों को स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षेरन यानी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात इस बात से हमारे भारत भूमि का जो विश्व गुरु का जो एक तरह से विख्याति मिली हुई है वो प्रदर्शित होती है। अब आगे का जो अपना श्लोक जो है वो आज हम शुरू करते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। श्लोक नंबर 6 से, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गर्यसी। एक बार उच्चारण कीजिए, अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गर्यसी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गर्यसी। ये अज्ञात है श्लोक। तो क्या कहता है
कि ये संदर्भ लिया जा रहा है कि जहां भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी मातृभूमि की महत्वता का प्रकट करते हुए या उसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोस्ते, लक्ष्मण हे लक्ष्मण न में रोस्ते, मुझे अच्छी नहीं लगती है क्या, अपि मन भी स्वर्णमयी लंका, मुझे वो सोने की लंका भी या सोने से बनी हुई लंका भी हे लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो जननी जन्मभूमि, जननी मानी जन्म देने वाली माता, जन्मभूमि से, और जन्मभूमि जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है, मेरे लिए तो जन्म देने वाली माता और जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है वो मेरी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी अधिक महान है या स्वर्ग से भी अधिक बढ़ करके है। इस मेरी जन्मभूमि और जननी के सामने तो मुझे वह सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये सिंपल सा ही था। अगला जो श्लोक होगा, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिण्यम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वयं निकट स्थितम, अमृत वाग्भाचार्य के द्वारा रचित ये श्लोक है। तो देखिए इसका उच्चारण करते हैं हम पुनः, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम, राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वयं निकट स्थितम, राष्ट्रम स्वयं निकट स्थितम। तो क्या कहता है कवि कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, उस राष्ट्रीयता की दृष्टि को नमस्यामो यानी हमारा नमस्कार हो या हमारा प्रणाम स्वीकार होवे, ऐसी दृष्टि जिसमें राष्ट्रीयता की भावना निहित रहती है, ऐसी उस दृष्टि को हमारा नमस्कार प्रणाम स्वीकार होवे। क्यों? राष्ट्र मंगल कारिणी, जो राष्ट्र का मंगल करने वाली होती है, जो राष्ट्र का भला करने वाली होती है, ऐसी उस राष्ट्रीयता की दृष्टि को हमारा नमस्कार या प्रणाम होवे। क्योंकि यया विना, यया माने जिसके, बिना माने बिना रहित, बिना एक अलग है, क्योंकि जिसके बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम, न मानी नहीं, पश्यन्ति मानी देखते हैं, राष्ट्रम यानी राष्ट्र को स्वयं निकट स्थितम, अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी। क्योंकि जिस व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती है वह व्यक्ति उस राष्ट्र में या उस राष्ट्र के निकट होते हुए भी उस राष्ट्र को अपना नहीं मानता या उसको मानो देख नहीं पाता है। अर्थात हम देखते हैं कि काफी लोग अपने देश के साथ गद्दारी या देश का बुरा नुकसान करते रहते हैं, तो वो क्या है, उसके पीछे वजह क्या है? हालांकि वो उस देश के निवासी होते हैं, लेकिन उन लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं होती, देशभक्ति की भावना नहीं होती, उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती है। तो इस वजह से कवि कहता है कि जिसके बिना, जिस राष्ट्रीय दृष्टि के बिना अपने निकट में स्थित राष्ट्र को भी व्यक्ति नहीं देख पाता है, ऐसी उस राष्ट्र के मंगल करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि को हमारा नमस्कार स्वीकार होवे। तो ये इसका भावार्थ होता है। समझ में आ गया? अगला श्लोक हम देखते हैं, श्लोक नंबर 7, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावती भुवम आवृत राष्ट्रम एकम निगद्यते। यहाँ पर इसका एक बार पुनः उच्चारण करते हैं कि समान संस्कृति मिताम, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भूत्वम, यावती पितृ पुण्य भूत्वम तावतीम भुवम आवृत राष्ट्रम एकम निगद्यते, तावतीम भुवम आवृत राष्ट्रम एकम निगद्यते। तो ये तद्देव के द्वारा रचित श्लोक है। इसमें क्या कह रहा है कवि कि समान संस्कृति मताम, एक समान संस्कृति को मानने वाले, अर्थात जितने लोग जो एक, जिनकी संस्कृति एक जैसी है, उन सभी लोगों को लगा करके या लेकर के यावती पितृ पुण्य भूतम, यावती मानी जितनी, पितृ पुण्य, पितृत्व और पुण्य की भूमि है, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों को लेकर के जितनी पवित्र और पितृत्व की भावना से युक्त भूमि है, ऐसी तावती भूम आवृत, तावती मानी उतनी, भूम मानी भूमि को, आवृत मानी लेकर के या घेर करके राष्ट्रम एकम निगद्यते, एक राष्ट्र के रूप में उसको निगद्यते मानी गिना जाता है। फिर से देखिए कि एक समान संस्कृति को मानने वाली जितनी पितृत्व और पुण्यत्व की भावना से युक्त भूमि है, उतनी भूमि को लेकर के एक राष्ट्र के रूप में गिना जाता है, एक राष्ट्र उसको माना जाता है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि भारत देश है,
तो उसको कवि ने यहाँ एक संस्कृति और पितृत्व पुण्यत्व की भावना से युक्त एक संस्कृति को मानने वाले लोगों का जो भूखंड है उसको एक राष्ट्र के रूप में गिना है, माना। समझ में आ गया। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 9। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल हरति। ये भी तद्देव के द्वारा रचित है, पुनः इसका उच्चारण करते हैं। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे, तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल अर्हति, भवितुम न किल अर्हति। कहता है कि पितृभूत्वम अर्थात पितृत्व के भावना के आधार पर या पितृत्व की भावना से उत्पन्न भूमि, और पुण्यभूत्वम और पुण्यत्व की जो भूमि है वह द्वम यस्य न विद्यते, द्वम मानी दोनों, यस्य मानी जिसके, न विद्यते नहीं होती है। पितृत्व की भावना से युक्त भूमि और पुण्यत्व की भावना से युक्त जो भूमि, ये दोनों भावनाओं से युक्त भूमि जिसके पास नहीं होती है, तस् स्वत्वम राष्ट्रे, तस् मानी उसके स्वत्व यानी अपने अपनत्व के या अपनेपन के, तत्र राष्ट्रे राष्ट्र में भवितुम न किल हरसि, भवितुम मानी हो सकती है, न मानी नहीं, किल मानी निश्चित रूप से एक अव्य है, अर्हति मानी संभव होना या हो सकना। कहता है कि पितृत्व भूमि के साथ में पितृत्व की भावना और पुण्यत्व की भावना से युक्त भूमि, ये दोनों जिसमें नहीं होती है, वह उस अपने राष्ट्र के प्रति भी वह या उस राष्ट्र के प्रति भी अपनत्व की भावना रखने में समर्थ नहीं हो सकता, या वह उसको अपने राष्ट्र नहीं मान सकता है वह व्यक्ति। समझ में आ गया। अगला हम श्लोक देखते हैं। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय। क्या कहता है कि ये भी तद्देव के द्वारा रचित श्लोक है, और इसमें बता रहे हैं कि राष्ट्र से उत्थान पतने, राष्ट्र से उत्थान पतने, यहां पर गुण संधि है, राष्ट्र से प्लस उत्थान पतने, ठीक है। तो यहां पर राष्ट्र से ए और आगे का उ दोनों मिलकर के ओ हो जाता है, मुझे गुण संधि। तो क्या कहता है कि राष्ट्र उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान में और पतन में, यानी राष्ट्र का विकास होने में और उसका विनाश होने में, राष्ट्रियान अवलंब ही मानी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से राष्ट्रियान यानी उस राष्ट्र के जो लोग हैं, राष्ट्रीय लोगों का अवलंब मानी सहारे ही होता है, अर्थात राष्ट्र के रहने वाले लोगों के सहारे ही या उनके आधार पर ही निश्चित रूप से किसी राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय, भवत मानी होना चाहिए, सर्वदा मानी हमेशा, तस्मात् मानी इसलिए, शिक्षणीय मानी शिक्षित, अस्तु मानी होवे राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय, इसलिए वे सभी लोग या वे सभी मनुष्य राष्ट्रीयता की भावना से युक्त शिक्षा से ही शिक्षित होने चाहिए, या वो राष्ट्रीयता की भावना से युक्त शिक्षा को ही ग्रहण करते रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों, ऐसे राष्ट्रीय लोगों के आधार पर ही किसी राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। भाई कहने का मतलब यह है कि किसी भी राष्ट्र का, जो कि राष्ट्र तो एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसका उत्थान और पतन कैसे होगा? उस देश में रहने वाले जो निवासी हैं उन्होंने अगर अच्छा काम किया तो उनका विकास ही राष्ट्र का विकास है, और अगर वे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनका अवनति या उनका विनाश ही राष्ट्र का विनाश या अवनति मानी जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। अगला श्लोक हम देखते हैं, श्लोक नंबर 11, और इस चैप्टर का अंतिम जो श्लोक है वो क्या कहता है? विद्याशास्त्रम च शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपत्तिये शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। क्या कहता है? चाणक्य के द्वारा रचित ये जो श्लोक है, इसमें राष्ट्र की रक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए ये बात बताई गई है कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विधे प्रवर्तते। विद्या जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्रों की विद्या।
विद्या शस्त्रम से शास्त्रम से, यानी विद्या दो तरह के, द्वे विधेय यानी दो विधाओं की, दो तरीकों की प्रतिपत्तये यानी प्रतिपादित की गई या मानी जाती है, बताई जाती है। विद्या दो तरह की होती है, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या क्या होती है? हथियारों को चलाने की या उनको प्रयोग करने की जो विद्या, वो शस्त्र विद्या। शास्त्र विद्या जो वेद आदि पुराण जो धर्म ग्रंथ आदि है, उन शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करना शास्त्र विद्या कहलाती है। इस प्रकार से कवि कहता है कि विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। इसलिए शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, इसलिए एक ऐसा राष्ट्र जो शस्त्रों के द्वारा रक्षित हो जाता है, सुरक्षित, यानी जिस राष्ट्र की सुरक्षा उसके सैनिकों के द्वारा शस्त्रों से भली प्रकार से की जाती है, ऐसा सुरक्षित राष्ट्र को उसके पश्चात क्या करना चाहिए? शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, अर्थात शास्त्रों की चर्चा में प्रवर्तते मानी संलग्न हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, प्रवृत्त हो जाना चाहिए। क्या कहता है? फिर से देखिए कि विद्या दो तरह की होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। या योग है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या के रूप में विद्या दो तरह की या विद्या की दो विधाएं प्रतिपादित की गई है। अतः किसी राष्ट्र के शस्त्रों के द्वारा रक्षित हो जाने पर, यानी शस्त्रों के द्वारा उसकी समस्त सीमाएं सुरक्षित हो जाने पर निश्चिंत भाव से फिर उसे शास्त्रों की चर्चा में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, यानी शास्त्र चर्चा यानी ज्ञान की चर्चा वहां पर होनी चाहिए। ऐसा एक राष्ट्र उत्तम श्रेणी का राष्ट्र माना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा श्लोक थे। इसके साथ ही अपने इस पाठ का जो श्लोकों का है वो अंत होता है। आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस पाठ के जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शायद आप इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो आप इंतजार कीजिए और हम अगले वीडियो में उसको देखते समझते। धन्यवाद।